आज हम देखेंगे कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑन फार्मर्स एक्ट एंड इस एक्ट के अंडर जो है हम सब जानते हैं कि 3 एक्ट्स आए हैं और 3 एक्ट का नाम है हमारा। एक है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020। दूसरा एक्ट आया फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड प्राइस सर्विसेज एक्ट 2020। एक है एसेंशियल कम्युनिटी एक्ट 2020। तो 3 एक्ट्स आए हैं हमारे और कहीं ना कहीं इन एक्ट्स के ज़रिए जो एग्रीकल्चरल रिफॉर्म गवर्नमेंट लाना चाहती है उसके अंदर वो जो रिफॉर्म्स हैं उसमें कहीं ना कहीं ट्रेडर को गवर्नमेंट अलाउ करना चाहती है, उसको जो है एक विदाउट लाइसेंस ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटी देना चाहती है, जिससे कि कहीं ना कहीं प्राइस राइज हो और जो है उसका बेनिफिट फार्मर्स को मिल सके। साथ ही साथ गवर्नमेंट यहाँ पर मार्केटिंग प्लेटफॉर्म देने की कोशिश कर रही है ई मार्केटिंग के साथ साथ, ताकि जो है कहीं ना कहीं फार्मर्स को जो है फेयर रेम्यूनरेशन मिल सके। तो इन 3 एक्ट्स के बारे में पढ़ लेते हैं पहले। ये 3 एक्ट्स क्या हैं? ये जो 3 एक्ट हैं इनके नाम थोड़े बड़े हैं, लेकिन जैसे पहले का नाम है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट। तो इसमें जो की पॉइंट है वो है फार्मर प्रोड्यूस, मतलब एक एक्ट है हमारे फार्मर के प्रोड्यूस से रिलेटेड। दूसरा एक्ट है हमारा फार्मर के प्राइस के एश्योरेंस से रिलेटेड और फार्म सर्विसेज से रिलेटेड। और तीसरा एक्ट है हमारा एसेंशियल कम्युनिटीज से रिलेटेड। तो वी विल ट्राई टू सी कि 3 जो कानून बने हैं, एक बना है फार्मर के प्रोड्यूस के लिए, दूसरा कानून बना है उसके प्राइस के एश्योरेंस के लिए और फार्म सर्विसेज के लिए, फार्म सर्विसेज का मतलब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए, और जो तीसरा एक्ट बना है वो हमारा एसेंशियल कमोडिटीज़ के लिए बना है। तीनों एक्ट्स को एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं हम। सबसे पहले जो है अपने इन 3 एक्ट्स को समझें, इससे पहले कुछ की पॉइंट्स हैं, बिकॉज इस टॉपिक के अंदर जो है काफ़ी स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होती है। सबसे पहले वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो कौन से की पॉइंट्स हैं, ताकि हम अपने कन्फ्यूजन को दूर कर सकें। सबसे पहले हम देखेंगे इसके अंदर ट्रेडर हम किसको कहेंगे, व्हाट एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ ट्रेडर अंडर दिस एक्ट इज। तो इसमें ट्रेडर मीन्स अ पर्सन हु बाइज द फार्मर्स प्रोड्यूस। ट्रेडर का मतलब वो है जो भी पर्सन प्रोड्यूस परचेज करेगा उसको जो है हम ट्रेडर कहेंगे, चाहे वो इंटरस्टेट सेल से करे चाहे इंट्रास्टेट से करे, कहीं से भी करे। और वो किस पर्पस के लिए करे, बोला गया ऑन द बिहाफ ऑफ वन मोर पर्सन, या वो होलसेल के लिए करे, या वो रिटेल के लिए करे, या एंड यूज़ कंजम्पशन के लिए करे, या वैल्यू एडिशन के लिए करे, या प्रोसेसिंग के लिए करे, मैन्युफैक्चरिंग के लिए करे, एक्सपोर्ट के लिए करे, कंजम्पशन के लिए करे, या किसी भी पर्पस के लिए करे। तो इसका मतलब जो भी इसको परचेज करेगा उस परचेज करने वाले पर्सन को हम ट्रेडर बोलेंगे। So it can be wholesaler also, it can be shop also, it can be industry also, it can be end user also, it can be anyone। तो जो भी करेगा उसको हम ट्रेडर बोलेंगे। एंड इसमें कुछ की टर्म्स हैं, जैसे एग्जांपल के लिए ट्रेड एरिया हमारा क्या होगा। ट्रेड एरिया को लेकर के काफ़ी कन्फ्यूजन होते हैं और इसमें हम समझने की कोशिश करते हैं कि एक ट्रेड एरिया होता है और एक एपीएमसी होता है। ट्रेड एरिया हमारा क्या है कि जितने भी हमारे फार्म गेट्स हैं या हमारे जितने भी फैक्ट्री की प्रीमाइसेस हैं, वेयर हाउसेज हैं, साइलोस हैं, कोल्ड स्टोरेज है, या जितने स्ट्रक्चर्स हैं, इन सबको हम क्या बोल रहे हैं, ट्रेड एरियाज बोल रहे हैं। अर्लियर इस एक्ट से पहले ये नहीं होता था। इस एक्ट से पहले सिर्फ और सिर्फ एपीएमसी होते थे या फिर वो नोटिफाइड एरियाज होते थे जो एपीएमसी एक्ट के अंडर होते थे, और इन्हीं एपीएमसी एक्ट्स को हम क्या बोलते थे, मंडी बोलते थे। तो या तो वो मंडी होती थी या वो नोटिफाइड एरिया होते थे जो गवर्नमेंट जिसको डीम्ड मार्केट डिक्लेयर कर देती थी। लेकिन इस एक्ट के ज़रिए गवर्नमेंट कुछ ट्रेड एरियाज़ को लेकर के आई है, और वो कौन से ट्रेड एरियाज़ हैं वो हमने यहाँ पर देखे कि इन सबको हम ट्रेड एरियाज़ बोलेंगे। अपनी डिस्कशन को शुरू करने से पहले हम एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग पे आए कि ट्रेडर किसको कहते हैं और ट्रेड एरिया किसको कहते हैं। ठीक,
अब हम जो है कहीं ना कहीं इस दो कन्फ्यूजन्स को दूर करने के लिए कि एपीएमसी और नोटिफाइड एरिया क्या होता है, हम इसको ऐसा कह सकते हैं ये एपीएमसी ही है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी ही है ये, कहीं ना कहीं इसको हम मंडी कहते हैं। और अब जो है इसके अलावा ये जो एरिया होता है ये रजिस्टर्ड एरिया होता है। अब गवर्नमेंट ने जो है रजिस्ट्रेशन की लिमिट्स को हटा दिया है, तो कहीं ना कहीं उसने एक दूसरा ट्रेड एरिया जो है इंट्रोड्यूस किया है, और दूसरे ट्रेड एरिया के अंदर ये सारी की सारी चीज़ें उसके अंदर मानी जाएंगी। तो इसको समझने से पहले मैं जस्ट आपको थोड़ा एक ओवरव्यू दूं कि आखिरकार गवर्नमेंट करना क्या चाहती थी इस एक्ट्स के ज़रिए। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जैसे आपने एक 1991 में एक सुना होगा लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की कुछ इकोनॉमिक जो है रिफॉर्म्स हमारी इंडिया में आए थे, और उसके अंदर यहाँ पर जो वर्ड लिखा हुआ था लिबरलाइजेशन, इस लिबरलाइजेशन का मतलब था लिबर्टी से। लिबर्टी का मतलब है आज़ादी देने से, कुछ ना कुछ रिलैक्सेशंस देने से। किस चीज़ में रिलैक्सेशंस दी गई थी? आपको मालूम होगा कि पहले एक लाइसेंस राज होता था, सो लिबर्टीज दी गई थी इंडस्ट्री को, लाइसेंस को ना लेने की लिबर्टी थी, वो रिस्ट्रिक्शंस रिमूव कर दी गई थी। इन द सेम मैनर इस एग्रीकल्चर के अंदर भी अब लाइसेंस को रिमूव करने की यहाँ पर बात की है। कहीं ना कहीं ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को जो है बढ़ावा देने की बात की गई है, और अल्टीमेटली पर्पस इन सब का ये है कि फार्मर की इनकम क्या हो सके, इंक्रीज हो सके। तो यहाँ पर कुछ लिबर्टीज़ देने की बात है। अब जो है जैसे आपको मालूम होगा कि अभी तक क्या था कि अगर कोई भी प्रोड्यूस परचेज करना हो तो परचेज करने के लिए वहाँ पे रजिस्टर्ड एपीएमसी के अंदर जो क्या होते हैं, रजिस्टर्ड लाइसेंस होल्डर्स होते हैं, सिर्फ जिनको हम आड़ती भी कहते हैं, वो लोग जो है फार्मर से परचेज कर सकते थे। तो अब यहाँ पर कुछ लिबर्टीज़ आई हैं कि अगर आप भी परचेज करना चाहते हो, आप भी ट्रेड करना चाहते हो, सो नाउ यू आर नॉट सपोज टू टेक लाइसेंस, विदाउट लाइसेंस ऑल्सो यू कैन बेसिकली डू ट्रेड। तो हम यहाँ देखेंगे लिबर्टी जो है दी गई है, और यही लिबरलाइजेशन के लिए जो है ये लॉ लेकर आए हैं। और ये लॉ का नाम है, सबसे पहले लॉ का नाम है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020। सो हम सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे कि इस एक्ट में क्या है। जो पहला कानून है इसमें कुछ 3-4 इम्पॉर्टेंट बातें हैं। मैंने यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं उन लीगल लैंग्वेज को लेकर के नहीं आया, बिकॉज आवर ऑब्जेक्टिव इज़ नॉट टू गो इनटू द लीगल, आवर ऑब्जेक्टिव इज़ टू अंडरस्टैंड द सेम। तो आपको जो है अगर उसको लीगल पढ़ना होगा, वी विल प्रोवाइड यू द यू कैन से द कॉपी ऑफ द बेयर एक्ट, यू कैन डेफिनेटली स्टडी फ्रॉम देयर, बट हेयर वी विल ट्राई टू डिस्कस द कंक्लूजन्स ऑफ दिस एक्ट। तो जो पहला कानून है, इस कानून के कुछ इम्पॉर्टेंट जो है प्रोविजंस हैं, उन प्रोविजंस के बारे में हम देखते हैं। सबसे पहला प्रोविज़न है इंट्रास्टेट एंड इंटरस्टेट स्टेट के बारे में। कहीं ना कहीं इंट्रास्टेट और इंटरस्टेट ट्रेड के बारे में यहाँ पर बात की गई है, और बोला गया है अब ऐसा ट्रेड करना अलाउड है ट्रेडर के लिए। तो पहली बात तो मैं ये बता दूं, कई बार बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि क्या पहले अलाउड था या नहीं था। तो जी देखो, फार्मर के लिए तो पहले अलाउड था, लेकिन हाँ ट्रेडर के लिए अलाउ नहीं था, तो ट्रेडर को क्या करना पड़ता था, लाइसेंस लेना पड़ता था। तो अब जो है गवर्नमेंट ने ट्रेडर को लाइसेंस लेने से लिबर्टी दे दी है, रिलैक्सेशन दे दी है। तो अब अगर कोई ट्रेडर है, अब आप ऐसे समझें कि अगर कोई ट्रेडर है तो वो ट्रेडर कुछ परचेज़ करना चाहे तो वो इंट्रा स्टेट से भी परचेज़ कर सकता है। मतलब अगर वो हरियाणा का ट्रेडर है तो वो चाहे तो हरियाणा में किसी भी जगह से परचेज़ कर सकता है, या वो अगर चाहे पंजाब या राजस्थान से कुछ परचेज़ करना तो वो वहाँ से भी परचेज़ कर सकता है। और जब परचेज़ करेगा तो कहाँ से परचेज़ करेगा, तो उसके लिए बताया गया है कि उसको एक ट्रेड एरिया दे दिया गया है, उस ट्रेड एरिया से वो परचेज़ कर सकता है, चाहे वो हरियाणा का ट्रेड एरिया हो या फिर जो है पंजाब का ट्रेड एरिया हो, राजस्थान का ट्रेड एरिया हो, पूरी इंडिया का कहीं का भी ट्रेड एरिया हो, उस ट्रेड एरिया से वो परचेज़ कर सकता है, दैट टू विदाउट एनी लाइसेंस। तो अगर ये लाइसेंस के बगैर कहीं करेगा तो कहीं ना कहीं इसको एक लीगली आप समझें अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, कहीं ना कहीं ट्रेड को बढ़ावा देने की बात करी जा रही है। और यही जो है एक्ट का नाम भी था। अब एक्ट का नाम अगर आप देखो तो इसमें लिखा था प्रमोशन, ट्रेड एंड कॉमर्स को कैसे प्रमोट करें और क्या क्या फैसिलिटीज़ दें ताकि फार्मर का प्रोड्यूस बिक सके,
उसी के रिलेटेड यहाँ पर बोला गया कि हरियाणा का पर्सन या कहीं का भी कोई भी पर्सन हो, कोई भी ट्रेडर हो, और ट्रेडर का मतलब मैंने आपको ऑलरेडी स्टार्टिंग में बता दिया कि ट्रेडर का मतलब कोई कंपनी भी हो सकती है, मैन्युफैक्चरर भी हो सकता है, वो एंड यूज़र भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है, मतलब इंस्टीट्यूशनल बायर भी हो सकता है, वो कोई इंडिविजुअल बायर भी हो सकता है। तो वो किससे परचेज कर सकता है? अपनी स्टेट में भी परचेज कर सकता है, बाहर से भी परचेज कर सकता है। एंड वी वेरी वेल नो, अगर ट्रेड करेगा तो व्हाट इज, ये ट्रेड करेगा तो व्हाट इज बेसिकली मार्केट? मार्केट इज अ प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर्स मीट। So definitely if trader is allowed to do trade, then at the back end farmer is also allowed to trade। तो अगर फार्मर अगर बेचना चाहे तो फार्मर पहले क्या था, सिर्फ एपीएमसी मंडीज को ही बेचता था, मतलब जो रजिस्टर्ड मंडी होती थी उन रजिस्टर्ड मंडी को ही बेचता था। अब इस एक्ट के बाद बोला गया डेफिनेटली एपीएमसी में तो तुम मंडी में बेचना चाहो तो तुम आज भी बेच सकते हो, मंडी खत्म नहीं हुई है, मंडी आज भी एग्जिस्ट करती है। अगर किसान चाहे मंडी में जाकर कुछ अपने एग्रीकल्चर के प्रोड्यूस को बेचना तो डेफिनेटली जैसे पहले बेचता था वो आज भी वैसे बेच सकता है। इस कानून ने इस किसान को इतनी जो है अपॉर्चुनिटी दी है, इतनी आज़ादी दी है कि वो अपने प्रोड्यूस को चाहे तो मंडी में भी बेच सके, मंडी के अलावा और दूसरी जगहों पर भी बेच सकता है। एग्जाम्पल के लिए वो चाहे तो उसको अपने पड़ोस की मंडी में ना बेचकर अपने राज्य की किसी दूसरे मंडी में जाकर बेच दे, और या फिर उसको जाकर के किसी दूसरी कंपनी को बेच दे, किसी डीलर को बेच दे, किसी इंडिविजुअल को बेच दे, किसी जो है एंड यूज़र को बेच दे, किसी फूड प्रोसेसिंग यूनिट को बेच दे, वो जिसको मन चाहे अपना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बेच सकता है। तो कहीं ना कहीं आप समझें कि दिस लॉ इज बेसिकली बेस्ड ऑन द फिलॉसफी ऑफ लिबरलाइजेशन। सम पीपल criticizing this act, they are finding something fishy in it, but believe me, ये कहीं ना कहीं जो एक्ट है ये एक लिबरलाइजेशन की फिलॉसफीज के ऊपर बेस्ड है। अर्लियर इसके अंदर एक परफेक्शनिज्म कहीं ना कहीं देखने को शायद मिल रहा था, लेकिन अब जो है इसके अंदर एक इम्प्रूवमेंट लेकर के आया जा रहा है, अब इसके अंदर एक रिफॉर्म लेकर के आया जा रहा है। एंड हम अच्छे से जानते हैं कि जब इंडिया के अंदर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन 1991 में आया तो 1991 में आने के बाद इंडिया की इकोनॉमी ने ग्रो किया है। डेफिनेटली बात है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हुई हैं, कुछ ना कुछ रीजनल डिस्पैरिटीज़ इंडिया के अंदर आई हैं कुछ जगहों में, बट स्टिल इंडिया ने जो है कहीं ना कहीं ग्रो बहुत ज़्यादा किया है, फॉरेन रिजर्व्स बहुत इंक्रीज हुए हैं और कहीं ना कहीं हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज़ के अंदर जो है टॉप इकोनॉमिक्स में भी आए हैं। यही चीज़ जो है आज इंडस्ट्री के बजाय, सर्विस सेक्टर के बजाय आज कहाँ पर करने की बात हो रही है? एग्रीकल्चर सेक्टर में, किसान के लिए भी और वहाँ पर व्यापारी के लिए भी। तो इसके लिए क्या होगा, इन दोनों के लिए जो है एक पहला प्रोविज़न आया है। तो यही बात हमने यहाँ पर लिखी थी कि अगर कोई इंटर स्टेट परचेज या सेल करना चाहे या फिर एग्जाम्पल के लिए ट्रेडर, तो वो कर सकता है, ट्रेडर के लिए भी अलाउड है, फार्मर के लिए भी अलाउड है। तो पहली बात तो हमारे को ये समझ आई। दूसरी बात हम समझते हैं कि वेयर ट्रेड कैन बी कंडक्टेड, आखिरकार ये ट्रेड कहाँ पे किया जाएगा। तो वो ये कह रहे हैं कि जब खरीद बेच जो होगी वो कौन सी जगह होगी, तो आप समझने की कोशिश करें। अभी तक का मैंने तुम्हारे को एक सिस्टम बताया जिसको हम एपीएमसी बोलते हैं, जिसको हम मंडी भी कह सकते हैं। ये एक ऐसी जगह है जो रजिस्टर्ड है। रजिस्टर्ड का मतलब है जो गवर्नमेंट ने एक बॉडी बना रखी है, गवर्नमेंट ने एक ऐसी जगह बना रखी है जहाँ पे रजिस्टर्ड जो है ट्रेडर्स ही आते हैं, उनको रजिस्ट्रेशन लेना होता है और फार्मर जो है इन्हीं को बेच सकता था। अब सरकार ने एक नई जगह बना दी, उन्होंने बोला अभी तक तुम मंडी में बेचते थे, अब मंडी में भी बेच सकते हो, मंडी के साथ साथ तुम्हारे पास ऑप्शन है, अब तुम ट्रेडर को भी बेच सकते हो, ट्रेड एरिया में भी बेच सकते हो। और वो ट्रेड एरिया कौन सा हो सकता है? आपका फार्म गेट। फार्म गेट का मतलब है आप अपने ही फार्म से सीधा बेच सकते हो, आप ही की जगह से बेच सकते हो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए। आप फैक्ट्री प्रीमाइसेस पे बेच सकते हो, आप वेयर हाउस में भी जो है इसको कर सकते हो। मैं आगे समझाऊंगा कि जब आपको नेगोशिएबल वेयर हाउसिंग रिसिप्ट्स अभी पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा कैसे वेयर हाउस का यहाँ पर कनेक्टिविटी है। साइलोज के थ्रू आप बेच सकते हो, कोल्ड स्टोरेज को आप बेच सकते हो या किसी भी दूसरे स्ट्रक्चर से बेच सकते हो। इसका मतलब है
एक एडिशनल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट की गई है गवर्नमेंट के द्वारा। अब कहीं ना कहीं ज़्यादा लिबर्टी दी गई है, एंड इट इज़ अ फ्रीडम टू कंडक्ट ट्रेड एंड कॉमर्स इन अ ट्रेड एरिया। और सरकार ने आज़ादी दी है कि मंडी की बजाय अब तुम दूसरी जगहों पे भी ट्रेड कर सकते हो। अब सपोज सरकार चाहती है कि मंडी की बजाय दूसरी जगहों पे तुम ट्रेड कर सकते हो, तो सरकार हम देखते हैं हर बार कुछ ना कुछ टैक्स बेनिफिट्स या कुछ ना कुछ इंसेंटिव्स देती है, ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस तरफ बढ़ सकें। और सरकार अगर ये कर रही है तो हम इससे एक बात साफ क्लियर है कि सरकार कहीं ना कहीं किसानों की आय को बढ़ाना चाहती है, उनकी इंक्रीज करना चाहती है इनकम को। तो इसीलिए यहाँ पर बोला गया कि अब ये कहाँ पे ट्रेड कर पाएंगे, वेयर ट्रेड कैन बी कंडक्टेड। तो इस एक्ट के अंडर बोला गया आउटसाइड एपीएमसी मार्केट यार्ड, मतलब एपीएमसी मार्केट यार्ड्स के बाहर भी कर पाएंगे, मंडियों के बाहर भी जो है ये सेल कर पाएंगे। एंड एनी प्लेस ऑफ प्रोडक्शन कलेक्शन एंड एग्रीगेशन ऑफ फार्मर प्रोड्यूस, कहीं पर भी ये कर सकते हैं। अब दूसरी बात यहाँ पर ये निकल के आती है कि मार्केट फी या फिर टैक्स को लेकर, लेवी या ऑफसेस को लेकर के काफ़ी जो है कन्फ्यूजन है कि किस तरीके से सेस होगा और किस तरीके से नहीं होगा। सो लेट मी टेल यू, अब आप समझने की कोशिश करें। गवर्नमेंट ने एक ये न्यू सिस्टम बनाया है, और गवर्नमेंट ने ये न्यू सिस्टम बनाया, और न्यू सिस्टम बनाने का मकसद है कि किसान की आय, किसान की इनकम बढ़ सके। तो किसान को कहीं ना कहीं यहाँ पर इंसेंटिव देने की कोशिश कर रही है। तो इसकी इंसेंटिव क्या है, बोला गया अगर तुम यहाँ पे करोगे, यहाँ पे कुछ सेल करोगे इस ट्रेड एरिया में, मतलब फैक्ट्री को, साइलोस को, कोल्ड स्टोरेज को, वेयर हाउस को, फार्म्स को, किसी को भी बेचोगे, तब तुम्हारे ऊपर किसी तरीके की कोई मार्केट फी या तुम्हारे ऊपर कोई सेस वगैरह, टैक्स वगैरह नहीं लग सकता। लेकिन अगर आज भी किसान मंडी में बेचेगा तो मंडी में आज भी कहीं ना कहीं मार्केट फी बोलो या सेस बोलो या टैक्स बोलो, वो आज भी एप्लीकेबल है, ये हटा नहीं है। कई लोग कन्फ्यूजन में हैं इससे, कई लोग कई 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 सारी कन्फ्यूजन्स हैं। मैंने उसके लिए एक अलग स्लाइड बनाई है डाउट्स एंड क्लैरिफिकेशंस की। सो आप समझने की कोशिश करें कि एपीएमसी के अलावा एक तो दूसरी जगह सरकार ने बना दी और बोला यहाँ पर भी तुम ट्रेड कर सकते हो, और अगर ये दूसरी जगह तुम ट्रेड करोगे तो यहाँ पर तुमसे किसी तरीके का कोई टैक्स भी नहीं लिया जाएगा, किसी तरीके से कोई सेस या मार्केट फी भी तुमसे नहीं ली जाएगी। एंड सरकार ऐसा क्यों कर रही है, ताकि वो एरिया प्रमोट हो सके, ट्रेडर्स वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आना पसंद करें, वहाँ पर किसान ज़्यादा से ज़्यादा आना पसंद करें, और कहीं ना कहीं किसान को उचित दाम मिल सके। किसान को मंडी में अगर उचित दाम नहीं मिल पा रहा, किसान को वहाँ टैक्स देना पड़ रहा है, यहाँ पर आएगा तो ना टैक्स देना पड़ेगा और उचित दाम मिलने की भी संभावनाएं ज़्यादा होंगी। तो कहीं ना कहीं बोला जा रहा है कि ये ट्रेड एरिया के अंदर आकर के किसी तरीके से मार्केट फी नहीं लगेगी। दिस इज़ व्हाट वी हैव रिटन कि मार्केट फी अबॉलिश्ड आउटसाइड द एपीएमसी मार्केट यार्ड। आउटसाइड, ध्यान रखना, इसका मतलब है कि इनसाइड द एपीएमसी यार्ड में आज भी टैक्स लगेगा, बाहर नहीं लगेगा, ठीक। एंड ऑब्वियसली बात है, अगर एपीएमसी के अंदर टैक्स लगेगा तो इसका मतलब एपीएमसी आज भी वर्किंग कर ही रही है। अभी हम इसकी एनालिसिस भी देखेंगे कि क्या होता है और किस तरीके से रहता है। एंड फाइनली इट्स अबाउट इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड। पहले भी था, इस एक्ट के अंदर भी प्रोविज़न लेकर के आए हुए हैं। आगे वाली स्लाइड्स में हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड के लिए क्या प्रोविजंस हैं और कैसे इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड किया जा सकता है, ये ई नैम क्या होता है, और ई नैम को ENWR के साथ इंटीग्रेट कैसे करके जो है फार्मर की इनकम को बढ़ाने की सरकार बात कर रही है। सो आई होप कि आपको जो है ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लगी होगी पहले कानून की। इसको थोड़ा सा और गहराई में समझने की कोशिश करते हैं प्रैक्टिकली। तो पहली बात तो मैं कहीं ना कहीं डाउट्स एंड क्लैरिफिकेशंस की बात कर दूं, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं या कुछ लोग इस तरीके की डाउट में हैं कि पहली डाउट उनके मन में क्या है कि प्रोक्योरमेंट्स ऑफ विल प्रोक्योरमेंट एट MSP, क्या MSP ख़त्म हो जाएगी। तो आई होप कि आपको मालूम होगा MSP क्या होती है, अभी मैं समझाऊंगा भी। तो पहली बात तो ये कि MSP ख़त्म साहब नहीं हो रही। कुछ लोग जो है किसी तरीके से कन्फ्यूजन में है, और हम देख भी रहे हैं कानून में, हम देख भी रहे हैं न्यूज़ में कि सरकार कहीं ना कहीं खरीद भी रही है। तो MSP लेकिन लिमिटेड क्रॉप्स के लिए होती है, हर क्रॉप्स के लिए तो MSP नहीं होती, लेकिन जितने भी क्रॉप्स के लिए होती हैं सरकार ने बोला है कि वो उसको कंटिन्यू रखेगी। तो इससे MSP से यहाँ पर घबराने की बात नहीं है।
और दूसरी बात ये कि एक डाउट और होती है कि क्या एपीएमसी, क्या मंडियां बंद हो जाएंगी अब? तो जी नहीं, अभी मंडी बिल्कुल बंद नहीं होगी, मंडी कंटिन्यू रहेगी। मंडीज विल नॉट स्टॉप फंक्शनिंग, ट्रेडिंग विल कंटिन्यू हियर एज बिफोर, मतलब जैसे पहले चल रही थी यहाँ पे उसी तरीके से मंडी चलती रहेंगी। मैंने एक नोट लगा करके क्लैरिफिकेशन देने की कोशिश करी है कि ये आपको क्या कर रही है कि अंडर दिस न्यू सिस्टम फार्मर विल हैव द ऑप्शन टू सेल प्रोड्यूस एट अदर प्लेसेस इन एडिशनल टू मंडीज, मतलब मंडी के अलावा कहीं और भी बेच सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि मंडी खत्म हो गई है। तो दिस मीन्स एडिशनल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी हैज बीन गिवन टू द फार्मर। एडिशनल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी, एक थी पहले उसके पास मंडी में जाकर बेचने की अपॉर्चुनिटी, अब उसको कुछ एडिशनल अपॉर्चुनिटीज भी यहाँ पर दी गई हैं। तो इस कानून के कुछ फ़ायदे होंगे, लेकिन मैं एक एनालिसिस के ज़रिए थोड़ा सा समझाने की पहले कोशिश करूँगा। अब आप समझे साहब कि अभी तक क्या था कि किसान क्या करता था, एक ये मंडी है, ये रजिस्टर्ड मंडी को जिसको हम एपीएमसी कहते हैं, ये मंडी है। इस मंडी के ज़रिए ही क्या होता था, खरीद और बेच होती थी साहब। और अगर उसको लगता था कुछ क्रॉप्स के लिए मंडी में उसको सही दाम नहीं मिल रहे, तो बैकएंड में उसके पास एक ऑप्शन है कि वो सरकार के पास जाकर भी उन चीज़ों को बेच सकता है, लेकिन सभी चीज़ों को नहीं, लिमिटेड क्रॉप्स को। ठीक, तो लिमिटेड क्रॉप्स के लिए तो वो किसान जो है जाकर के सरकार को भी बेच सकता है, एक मिनिमम प्राइस जो है सरकार उससे उस पर खरीद लेगी। अब सवाल ये पैदा होता है, ये तो हमारा एग्जिस्टिंग सिस्टम था, सरकार ने अब बोला कि अगर किसान है तो किसान के सामने सिर्फ एक ही मंडी है, और ये जो ट्रेडर है इस ट्रेडर के सामने भी सिर्फ एक ही जगह है खरीदने के लिए। सो इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ मोनोपोली एट अ लोकल एरिया और अ रीजनल एरिया, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। एंड मोनोपोली एनीवेयर इज नॉट गुड। और कहीं ना कहीं ये जो मंडी है, अगर कुछ लोग कह रहे थे कि मंडी जो है अच्छे से वर्क नहीं कर पा रही है, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, एंड ऑब्जेक्टिव इज़ कि इस किसान की इनकम को बढ़ाना है, तो सरकार ने यहाँ पर पूरी इंडिया की जितनी मंडियाँ हैं उसको आपस में इंटरनेट के ज़रिए कनेक्ट कर दिया है। अब आप समझे, ये मंडी जो थी ये लोकल लेवल की मंडी थी, उसके बाद इंडिया में जितनी मंडियां हैं उन सब मंडियों को इलेक्ट्रॉनिकली कनेक्ट कर दिया गया है। और जो ये कनेक्ट करने की बात है, इसी को बोला गया है कि एक नेशनल लेवल की मार्केट को बनाने की यहाँ पर बात की गई है। इसी तरीके से इसी को बोला जाता है ई नैम। ई नैम का मतलब है नेशनल, यहाँ पर लिखा है ई नैम का मतलब है नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, जो कि नेशनल लेवल पे है। तो अब सोचो, किसान पहले एक मंडी में बेचने का ऑप्शन था, अब किसान के पास जो है ई नैम के ज़रिए जो है लगभग हिंदुस्तान की हर मंडी को एक्सेस करने का ऑप्शन है। एंड यहाँ पर अब किसान जो है यहीं तक नहीं रुक रहा, अब किसान के पास ऑप्शन है, वो चाहे तो एपीएमसी मंडी में जाकर बेच दे, आज भी बेच सकता है, मंडी बंद नहीं हुई। वो चाहे तो अपनी मंडी में नहीं, किसी दूसरे की मंडी में जाकर फिजिकली बेचना चाहे, दूसरी स्टेट में बेचना चाहे, पूरी इंडिया में वहाँ पर भी बेच सकता है, फिजिकली भी जा सकता है और इलेक्ट्रॉनिकली ई नैम के ज़रिए भी बेच सकता है। वो डायरेक्ट किसी कस्टमर को बेचना चाहे तो उसको भी बेच सकता है, वो इंडस्ट्री को बेचना चाहे तो इंडस्ट्री को भी बेच सकता है, वो फार्म्स गेट में बेचना चाहे तो वहाँ भी बेच सकता है, वो वेयर हाउस के ज़रिए भी बेच सकता है। और अब आप समझने की कोशिश करें वेयर हाउस के ज़रिए कैसे बेचेगा। अगर फार्मर के पास कोई प्रोड्यूस है और फार्मर उस प्रोड्यूस के बाद अब उसको मनी चाहिए, पैसा चाहिए, तो फार्मर के पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन है तो उसको बेच दे, बेच कर अपना पैसा ले ले, जो भी फार्मर प्रोड्यूस है उसके पास बेचे और बेच से पैसा आ जाएगा। और कहाँ कहाँ बेच सकता है, अभी हमने देखा फार्मर के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, वो यहाँ बेच सकता है। एज फार एज द अदर ऑप्शन इज कंसर्न, तो सेल करने की बजाय हो सकता है उसको लग रहा हो इस समय उसको अच्छे दाम नहीं मिल पाएंगे, नुकसान उठाने की बजाय वो उसको कहीं पर सेव करके रख ले, स्टोर करके रख ले। लेकिन अभी तक समस्या क्या होती थी कि अगर उसको वो स्टोर करके रखेगा तो उसको पैसा कहाँ से मिलेगा। अब सर इस फार्मर के पास एक ऑप्शन और है कि जाओ और जा कर के फार्मर क्या करेगा, वेयर हाउस में जाएगा और वेयर हाउस में जा कर के
उस अपने सामान को स्टोर कर देगा। जैसे ही वेयर हाउस में स्टोर करेगा, वेयर हाउस वाला इसको एक रिसिप्ट दे देगा। जैसे सपोज करो आप बैंक में कैश जमा कराते हो तो एक रिसिप्ट मिल जाती है, इसी तरीके से ये जो अपना सामान वेयर हाउस में डिपॉजिट कराएगा, इसको वेयर हाउस की एक रिसिप्ट मिल जाएगी। उस रिसिप्ट में लिखा होगा, सपोज इसने 100 केजीज एग्जाम्पल के लिए कोई फूड प्रोड्यूस उसके अंदर जो है डिपॉजिट कराया है, या 1000 केजी डिपॉजिट कराया है, तो 1000 केजी की रिसिप्ट है इसके पास। अब ये रिसिप्ट को लेकर जाएगा बैंक के पास, और बैंक को जाकर के बोलेगा, बैंक के पास जाएगा और बैंक को बोलेगा ये देखो मेरी रसीद, मेरे वेयर हाउस में मेरा जो है 1000 किलो जो है सामान पड़ा है, उसकी इतनी इतनी कीमत है, लेकिन मुझे पैसा चाहिए। सरकार ऑन द बेसिस ऑफ बैंक ऑन द बेसिस ऑफ दैट रिसीव विल प्रोवाइड द लोन टू द फार्मर। उसी के बेसिस पे फार्मर को क्या कर देंगे, लोन प्रोवाइड कर देंगे। तो इससे क्या हो गया कि किसान वेयर हाउस में फिलहाल रख सकता है, और वेयर हाउस में रख करके उस रसीद के बेस पे भी पैसा ले सकता है। अब बोला गया ये जो वेयर हाउस है, इस वेयर हाउस को डीम्ड जो है मार्केट बोला जाएगा, डीम्ड मार्केट, क्योंकि अब ऐसा कहा जा रहा है कि इस वेयर हाउस की रिसिप्ट को सपोज करो अगर ये किसान बेचना चाहे किसी को, सपोज ये किसान मेरे पास आया और इसने बोला कि मैंने 1000 किलो जो है डिपॉजिट करा रखा है, स्टोर कर रखा है वेयर हाउस में, जिसकी कीमत एग्जाम्पल के लिए 10,000 रुपये है, आप खरीदना चाहते हो तो मैं आपको 11,000 में बेच सकता हूँ। तो मैं सिर्फ रसीद उससे खरीद लूँगा, तो वो क्या होगी, रसीद ट्रांसफरेबल रसीद होगी। रसीद लेते साथ अब मेरे पास पैसा आ जाएगा, आई विल बिकम द ऑनर ऑफ दैट प्रोड्यूस। अब मेरे को लगता है कि मैं उसको रसीद को 12,000 में बेच सकता हूँ, तो मैं 12,000 में बेच दूंगा। और इंडिया में अब बोला गया कि ये जितने वेयर हाउस हैं इसको ई नैम के साथ कनेक्ट कर दिया जाए। ई नैम का मतलब है जितनी भी नेशनल, जो अभी हमने पढ़ा कि जितनी भी मंडियाँ इंटरनेट के ज़रिए कनेक्ट करी गई हैं, वेयर हाउस के साथ अगर ये कनेक्ट हो जाएंगी तो कहीं ना कहीं इस किसान के पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। सो कहीं ना कहीं आप समझें कि इस किसान को क्या है कि यहाँ पर फ्रीडम बहुत ज़्यादा मिल रही है, ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा मिल रही हैं। एक कहीं ना कहीं किसान के लिए बहुत ही फ़ायदे का कानून होगा। तो ओवरऑल टाइम में हम समझ सकते हैं कि वो सेल के ज़रिए भी और स्टोर के ज़रिए भी इन चीज़ों को आगे बढ़ा सकता है। एंड आगे जब हम पढ़ेंगे, जब हम एसोसिएटेड पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स पढ़ेंगे, तो हम कहीं ना कहीं जो है ग्राम हार्ट के बारे में भी बात करेंगे, और उससे रिलेटेड जो है छोटी छोटी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। अब सवाल आप सोच रहे होंगे कि साहब इस वेयर हाउस के अंदर जो आप डिपॉजिट कराने की बात कर रहे हो, तो ये वेयर हाउस कहाँ लोकेटेड होंगे? तो ये वेयर हाउस जो हैं ये गांव के लेवल पे ही लोकेटेड होंगे, विद इन रीच होंगे, वो लोकल ही वहाँ पर डिपॉजिट करा देगा। और उसके लिए एक बॉडी भी बनाई हुई है जिसका नाम है WDRA। WDRA का मतलब है वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी। जैसे IRDA होती है, इसी तरीके से वेयर हाउस के लिए WDRA बना रखी है। उसका काम है इस वेयर हाउस को क्या करना, एक्रीडेशन प्रोवाइड करना, इसको जो है डीम्ड जो है मार्केट डिक्लेयर करना, और इस तरीके से जो है ये पूरा का पूरा ऑपरेट करेगा। तो अब आप समझ सकते हैं कि इस किसान के पास दो ऑप्शन है इस कानून के तहत, कि वो जो है इस सेल भी कर सकता है और स्टोर भी कर सकता है। और स्टोर का ऑप्शन पहले ही हमारे पास आ गया था, लेकिन कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि आज ऑप्शंस जो है किसान के पास बहुत ज़्यादा खुल चुके हैं। इसी तरीके से एक दूसरा कानून आया है, अब हम समझने की कोशिश करते हैं। दूसरे कानून का नाम है फार्मर्स एग्रीमेंट, मतलब फार्मर को एम्पावरमेंट कर रहे हैं एंड प्रोटेक्शन दे रहे हैं। कैसे प्रोटेक्शन दे रहे हैं? एग्रीमेंट के जरिए। किस बात के लिए? प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज। फार्म सर्विसेज का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज की बात कर रहे हैं, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात कर रहे हैं। इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा। इसमें 3 इंपॉर्टेंट बातें हैं। इसका ऑब्जेक्टिव है फार्मर को एम्पावर करना। कैसे एम्पावर करेंगे? तो बोला गया कि फार्मर को एम्पावर करेंगे फार्मिंग एग्रीमेंट के ज़रिए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के ज़रिए। मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे एग्जांपल, ये फार्मर है, ये फार्मर क्या करेगा, सपोज़ किसी इंस्टीट्यूशनल बायर के साथ या किसी भी ट्रेडर के साथ, हमने पढ़ा ट्रेडर के अंदर सारे आ जाते हैं, तो उस ट्रेडर के साथ एक एग्रीमेंट कर लेगा, और एग्रीमेंट में लिखा होगा कि मैं जो प्रोड्यूस कर रहा हूँ मैं तुम्हारे लिए प्रोड्यूस कर रहा हूँ, और प्रोड्यूस जब हो जाएगा
उसके बाद तुम्हें उसको इस दाम पर खरीदना पड़ेगा। जिस दाम पे वो खरीदेगा वो दाम भी एग्रीमेंट में लिखा जाएगा और उसके पैसे भी उसको पहले ही मिल जाएंगे। तो कहीं ना कहीं किसान के लिए ये फ़ायदे की बात होगी। इससे एक जो सबसे बड़ा फ़ायदा होगा वो क्या होगा कि रिस्क जो है वो किसान के सर से ट्रांसफ़र हो जाएगा और जो स्पॉन्सरर होगा, जो कंपनी वाला होगा, जो ट्रेडर होगा, ये उसके सर चला जाएगा। एग्जाम्पल के लिए 3 महीने की सपोज करो फसल की जो है लाइफ है, क्रॉप लाइफ है, या फिर हर उसको जो है उपजने के लिए 3 महीने का वक्त चाहिए, और 3 महीने के बाद सपोज प्राइस डाउन हो गए या फिर कोई और रीज़न की वजह से जो है लॉस हो गया, तो कहीं ना कहीं अभी तक नुकसान कौन उठाता था? अभी तक फार्मर नुकसान उठाता था। अब नुकसान कौन उठाएगा? अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया होगा तो ट्रेडर नुकसान उठाएगा। तो जो है बोला गया कि इट विल ट्रांसफ़र द रिस्क, रिस्क ट्रांसफ़र हो गया। किससे? फार्मर से स्पॉन्सरर की तरफ रिस्क ट्रांसफ़र हो गया। दूसरा बोला गया इट विल रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग। अगर फार्मर ने पहले ही कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि उगने के बाद तुझे बेचूंगा, तो उगने के बाद उसको जो है मंडियों में जाने की ज़रूरत नहीं है, उसको जो है मार्केटिंग करने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे पास ये प्रोड्यूस है और मैं इसको बेचना चाहता हूँ। उसमें अननेसेसरी कॉस्ट उसकी जो है इन्वॉल्व होती थी, तो वो कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाएगी। उसके पास पैसा आ जाएगा तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी को वो यूज़ कर पाएगा। और कहीं ना कहीं सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि जब उसका फार्मर का एक ट्रेडर के साथ एग्रीमेंट होगा, तो एग्रीमेंट के साथ ही उसको जो है पैसा मिल जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन का टाइम है, 3 दिन के अंदर अंदर फार्मर को पैसे देने ही देने होंगे। बाय चांस इस एग्रीमेंट को लेकर के कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाता है, ऐसा रहता है कि कीमतों की वजह से या किसी भी कारण से ट्रेडर के साथ फार्मर का अगर जो है झगड़ा हो जाता है, डिस्प्यूट हो जाता है, तो उस डिस्प्यूट के लिए डिस्प्यूट सेटलमेंट एक अलग से बनाया गया है। और बोला गया है ये डिस्प्यूट सेटलमेंट क्या होगा? बोला गया एक कंसिलिएशन बोर्ड होगा। उस बोर्ड के अंदर फार्मर के भी और जो है कंपनी के भी रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, और उस बोर्ड के ज़रिए जो है उस प्रॉब्लम को जल्द से जल्द सुलझाने की कोशिश की जाएगी। और बाई चांस अगर वो जल्द से जल्द सपोज 30 दिन के अंदर नहीं सुलझ पा रही, उनको लग रहा है कि नहीं प्रॉब्लम अभी भी कहीं ना कहीं डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं हो पा रहा, तो वो अपने हायर अथॉरिटी के पास जा सकते हैं। मतलब एक सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के पास ये अथॉरिटी होगी कि उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करे, और रिजॉल्व करना होगा 30 दिन के अंदर अंदर। उस झगड़े का निपटारा 30 दिन में करना होगा, और उस झगड़े के निपटारे से अगर ये खुश हैं इसके डिसीजन से तो ठीक है, अगर बाय चांस डिसीजन से खुश नहीं है तो ये एक अथॉरिटी और ऊपर जा सकते हैं। अब यहाँ एपिलेंट अथॉरिटी है, एपिलेंट अथॉरिटी के अंदर कौन होंगे? कलेक्टर और एडिशनल जो है कलेक्टर होंगे। उनको भी 30 दिन के अंदर अंदर जो है इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना ही करना होगा। अब समझें कि इसका मतलब फार्मर हर जगह सेफ है। फार्मर का बाय चांस उसको पैसा भी पहला मिल गया, और अगर कोई बात हो गई, लड़ाई हो गई, किसी तरीके से डिस्प्यूट या झगड़ा हो गया, तो उसके लिए कहीं ना कहीं उसके लिए डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म भी है जो कि जल्द से जल्द जो है निपटारा कराएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसके अंदर ये है कि किसी भी तरीके का अगर कोई नुकसान हुआ है तो उसकी रिकवरी कभी भी फार्मर की ज़मीन से नहीं की जा सकती। यहाँ लिखा हुआ है नो एक्शन कैन बी टेकन अगेंस्ट द एग्रीकल्चरल लैंड ऑफ फार्मर फॉर रिकवरिंग ऑफ एनी ड्यूज। किसान से जो है तुम उससे कुछ पैसा अगर लेना है तो पैसे के लिए उसकी ज़मीन नहीं छीन सकते साहब, बिकॉज फार्मर बिलोंग्स टू द वीगल सेंस में एम्पावर करेगा। एंड इसके बाद हम देखेंगे कि एक तीसरा कानून आया, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 2020 का। एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर बेसिकली कंफ्यूज्ड इन दिस एक्ट, बिकॉज मालूम नहीं उनको जो है क्या कंफ्यूजन होती है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इस एक्ट में क्या है। इसमें लिखा है साहब एसेंशियल कमोडिटीज़ के बारे में है। ये एसेंशियल कमोडिटीज़ क्या होती हैं आप सब जानते हैं, जो ज़रूरत जो है की चीज़ें होती हैं, या यू कैन से जो आवश्यक वस्तु होती है। हिंदी में अगर इसकी बात करें तो आवश्यक वस्तुओं की बात की जा रही है। जैसे एक टाइम पर बोला गया सैनिटाइज़र और मास्क भी क्या हो गए थे? आवश्यक हो गए थे।
एसेंशियल कमोडिटीज़ में गवर्नमेंट ने उसको डिक्लेयर कर दिया था। और एक बार अगर कोई प्रोडक्ट एसेंशियल कमोडिटीज़ में आ जाए, आवश्यक वस्तुओं में आ जाए, तो उसके ऊपर जो है कोई प्राइस जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं कर सकता। उसके अंदर जो है होर्डिंग फिर पॉसिबल नहीं होती, उसके अंदर महंगे प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा नहीं हो सकते, प्राइस को रेगुलेट किया जाता है। तो इसके अंदर सरकार कुछ अमेंडमेंट लाई है। अब कुछ लोग इस अमेंडमेंट को लेकर के जो है कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड भी हैं, कुछ लोग इस अमेंडमेंट को लेकर के अदरवाइज भी सोच रहे हैं। लेकिन ये अमेंडमेंट जो है हम समझने की कोशिश करेंगे, ये अमेंडमेंट आखिरकार क्या है, ये जो है कानून आया गया है तो क्या कानून आया गया है। देखो, इस कानून का मकसद है कंपटीशन को बढ़ाना। पहली बात, वो चाहते हैं कंपटीशन बढ़े, वो चाहते हैं फार्मर की इनकम बढ़े, और वो चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है लिबर्टी दी जाए रेगुलेटरी के अंदर, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आज़ादी दी जाए रेगुलेशन के लिए। अब इसमें क्या होता था, ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो है कानून कहीं ना कहीं फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स जो होती हैं, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स के लिए जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज कई बार फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को क्या होता है, बैक एंड पे कुछ रॉ मटेरियल की शॉर्टेज हो जाती है, उनको रॉ मटेरियल नहीं मिल पाता, तो रॉ मटेरियल नहीं मिल पाता तो उनको भी ध्यान में रखा गया कहीं ना कहीं। तो इस कानून में क्या बोला, इस कानून में दो बातें करी गई हैं। पहली बात करी गई है रेगुलेशन से रिलेटेड, रेगुलेट करने से रिलेटेड बात की गई है, और दूसरी बात की गई है स्टॉक लिमिट को लेकर के। हम दोनों बातों को समझने की कोशिश करेंगे एक एक करके। अगर सरकार रेगुलेट कर रही है तो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सरकार ने क्या लिखा रेगुलेशन के लिए, मैं थोड़ा जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूं। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना, तब इस बात को समझ पाओगे। गवर्नमेंट ने लिखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट रेगुलेट द सप्लाई ऑफ सर्टेन फूड आइटम्स इंक्लूडिंग सीरियल, पल्सेस, पोटैटोज, अनियन, एडिबल ऑयल सीड्स एंड ऑयल ओनली अंडर द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस। मतलब सरकार क्या करेगी, सरकार रेगुलेट करेगी, लेकिन कब रेगुलेट करेगी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में रेगुलेट करेगी। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस बता रखे हैं क्या होते हैं, उन्होंने बोला वॉर के टाइम रेगुलेट करेगी, फेमाइन के टाइम रेगुलेट करेगी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्राइस राइस के टाइम रेगुलेट करेगी, या कोई नेचुरल कैलेमिटीज आ गई तो रेगुलेट करेगी। तो ये क्या कह रही है, सरकार एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस पे रेगुलेट करेगी। इसका क्या मतलब है, ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस पे रेगुलेट नहीं करेगी। अब आप इसके इंटरप्रिटेशन अगर निकालें, सो अगर वो सरकार कह रही है कि मैं एसेंशियल आवश्यक वस्तुओं को रेगुलेट एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस पे करूंगी, तो इसका मतलब है ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस पे नहीं करूंगी। अगर ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस पे रेगुलेट नहीं कर रही, तो इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि गवर्नमेंट कहना चाहती है डी रेगुलेट करना चाहती है। अभी तक रेगुलेशंस चल रही थी, नाउ गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू डी रेगुलेट की फूड स्टफ एक्सेप्ट अंडर द एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस। अब इसकी एनालिसिस समझते हैं, इसके इम्पैक्ट को समझते हैं कि आखिरकार सरकार आवश्यक वस्तुओं को रेगुलेट क्यों नहीं कर रही, और नहीं कर रही तो किस हद तक नहीं कर रही, कब करेगी, उन सब बातों को समझने की कोशिश करते हैं। अगर कहा जा रहा है कि सरकार ने डीरेगुलेट किया, तो डेफिनेटली बात है होर्डिंग होगी। होर्डिंग होने का मतलब है लोग जो है इकट्ठा करेंगे सामान को, और जब सामान बहुत ज़्यादा ब्लैक मार्केटिंग के लिए होर्डिंग करना शुरू कर देंगे तो प्राइस राइज होगा ही होगा, कीमतें जो हैं बढ़ेंगी बढ़ेंगी, महंगाई होगी होगी। अगर जो है अनियन की डिमांड बहुत ज़्यादा है लेकिन मार्केट में अनियंस अवेलेबल नहीं है, प्याज बहुत ज़्यादा डिमांड में है लेकिन जो है प्याज मार्केट में नहीं है, तो कॉमन सेंस की बात है उस प्याज़ों की कीमत बढ़ जाएगी। इसी को महंगाई कहते हैं, इन्फ्लेशन कहते हैं। और कहा जाता है कि इसका इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ेगा, कस्टमर्स के ऊपर पड़ेगा। तो डीरेगुलेट करने का तो नुकसान हो रहा है, ये सरकार क्या कर रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं होर्डिंग को बढ़ावा दे रही है, लेकिन ऐसा समझना गलत है। चांसेस हैं कि होर्डिंग हो, तो सरकार ने क्या बोला कि जो ये कीमतें बढ़ेंगी, ये दो तरह के प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ सकती हैं।
एक हो सकता है पेरिशेबल गुड्स हो और एक हो सकता है नॉन पेरिशेबल गुड्स हो। पेरिशेबल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो सकते हैं, वो नॉन पेरिशेबल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, मतलब जो खराब होने वाले हैं और जो खराब होने वाले नहीं है, जिनकी शेल्फ लाइफ थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो बोला गया कि अगर पेरिशेबल प्रोडक्ट्स की कीमतों में 100% का जो है इजाफा हो गया, प्राइस राइज 100% हो गया, और नॉन पेरिशेबल में अगर 50% प्राइस राइज हो गया, मतलब जैसे एग्जांपल के लिए आलू प्याज है वो खराब होने वाली है, उनकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा नहीं है, तो बोला गया कि वो अगर 100 रुपये किलो बिक रहे हैं तो वो अगर 200 रुपये किलो पे आ गए, ऐसी सिचुएशन आ गई, तब गवर्नमेंट रेगुलेट करना शुरू कर देगी। पेरिशेबल प्रोडक्ट 100% इंक्रीज होंगे तब गवर्नमेंट रेगुलेट करेगी, और नॉन पेरिशेबल प्रोडक्ट अगर 50% इंक्रीज हो गए, जैसे सपोज करो ऑयल्स है, ऑयल की लाइफ टाइम क्या होता है, शेल्फ लाइफ थोड़ी सी ज़्यादा होती है, अगर ऑयल की शेल्फ लाइफ ज़्यादा है तो बोला गया कि ऑयल अगर 50% से ज़्यादा इंक्रीज हो गया, जैसे 100 रुपये वाली चीज़ 150 रुपीज़ एक्सीड हो गई, 151 हो गई, तो गवर्नमेंट रेगुलेट करेगी, और फिर गवर्नमेंट लेकर के आएगी स्टॉक लिमिट। स्टॉक लिमिट का क्या मतलब है कि कितना तुम स्टॉक रख सकते हो, इसके ऊपर लिमिट लगाएगी फिर सरकार, ताकि होर्डिंग ना हो सके, ब्लैक मार्केटिंग ना हो सके और प्राइस कंट्रोल हो सके। अब आपको लग रहा होगा ये क्या मतलब हो गया, एक तरफ डीरेगुलेट किया, फिर बढ़ने की पहले बोली, और फिर आखिरी में आकर बोला कि नहीं अब तुम मत करो। इसके पीछे एक ऑब्जेक्टिव है, इसके पीछे एक लॉजिक है। क्या लॉजिक है, वो लॉजिक कितना सही है और गलत है, दैट वी विल डिस्कसिंग टुमारो, बिकॉज वी विल डिस्कस इट टुमारो, बिकॉज कहीं ना कहीं कल जो है एनालिसिस का दिन है, आज समझने का दिन है। तो बोला गया कि अगर कीमतें बढ़ी, तो साहब पहली बात तो ये, जैसे कीमतें बढ़ेंगी इन्वेस्टर का और ट्रेडर का उनका मोटिवेशन इंक्रीज होगा, उनको लगेगा कि यार कीमतें बढ़ रही हैं तो मुनाफा कमा रहे हैं हम। जैसे जैसे कीमतें बढ़ती हैं वैसे वैसे क्या होता है, एक इन्वेस्टर की मोटिवेशन इंक्रीज होती है, इन्वेस्टर खुश होता है, ट्रेडर खुश होता है, उसको लगता है कीमतें बढ़ें, और जैसे कीमतें बढ़ने लगती हैं वो कस्टमर से कीमतें ज़्यादा वसूलने लग जाता है। तो जैसे ही कस्टमर से ज़्यादा वसूलने लगता है तो बोला गया कि कहीं ना कहीं से ये पीछे खरीदता भी होगा। अब किससे खरीदता होगा, फार्मर से खरीदता होगा, और जब फार्मर को पता लगेगा कि मार्केट में कीमत बढ़ गई है, मार्केट में प्राइस राइज हो गया है, तो फार्मर बैकएंड पे क्या करेगा, कॉमन सेंस की बात है, फार्मर भी प्राइस बढ़ा देगा। अल्टीमेटली क्या होगा, ये पैसा फार्मर के पास ज़्यादा चला गया, और फार्मर के पास ज़्यादा पैसा चला गया तो इसका मतलब है फार्मर की इनकम क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव भी क्या था, फार्मर की इनकम को इंक्रीज करना। तो इसका मतलब कीमतें अगर बढ़ेंगी तो उसका बेनिफिट, उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं किसान को भी पहुंचेगा, और अगर किसान को फ़ायदा पहुंचेगा, और यही तो सरकार चाहती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ज़्यादा अगर कीमतें बढ़ गई तब सरकार इंटरवीन भी करेगी इस सिचुएशन के अंदर, और जब सरकार इंटरवीन करेगी तो कब करेगी, मैंने अभी बताया, एक्स्ट्रॉर्डिनरी सिचुएशन में करेगी। एक्स्ट्रॉर्डिनरी प्राइस राइज हो गए, और एक्स्ट्रॉर्डिनरी प्राइस राइज क्या होते हैं, 100% और 50%। अब कई लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि ये कब तय करेंगे कि 50%, 100% क्या होगा। इसके लिए इस लॉ में लिखा हुआ है कि इसके अंदर लिखा हुआ है कि प्राइस प्रिवेलिंग इमीडिएटली प्रीसीडिंग 12 मंथ्स और एवरेज रिटेल प्राइस ऑफ द लास्ट 5 ईयर विच एवर इज लोअर, मतलब लगभग पिछले 12 महीनों को जो है इसके प्राइस के ट्रेंड को देखा जाएगा, और 12 महीने के ट्रेंड के बेसिस पे जो है डिसीजन लिया जाएगा कि इसका प्राइस जो है इंक्रीज हुआ है या नहीं हुआ है। अब ये कितना इफेक्टिव होगा, सरकार इसके लिए क्या बॉडी बनाएगी, सरकार इम्प्लीमेंट कितने अच्छे से कर पाएगी, दैट इज़ अ सेपरेट you can say set of discussion, but today we are discussing the law कि भाई कानून में क्या आया है उसको थोड़ा समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो अब आप समझें कि एसेंशियल कम्युनिटी अगर एक्ट आया तो एसेंशियल कम्युनिटी एक्ट से क्या होगा, इसका मकसद है टू रिमूव द फियर ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर। प्राइवेट इन्वेस्टर जो है वो एग्रीकल्चर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करने से डरता है, उसको लगता है कि सरकार रेगुलेट बहुत ज़्यादा करती है, सरकार की दखल अंदाजी बहुत ज़्यादा है।
कीमतें ज़्यादा बढ़ नहीं पाती तो मुनाफा ज़्यादा नहीं होता, तो वो इस एरिया में नहीं घुसता। अब सरकार ने क्या बोला, जाओ दे दी आज़ादी, सरकार ने बोला जाओ तुम्हारे को जो है लिबर्टी दे दी, डीरेगुलेट कर दिया। अब क्या होगा, अगर प्राइवेट इन्वेस्टर आएगा तो कॉमन सेंस की बात है, प्राइवेट इन्वेस्टर आएगा तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगी, अब कहीं ना कहीं ट्रेड भी बढ़ेगा, और कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर की वजह से पीछे फार्मर की इनकम भी इंक्रीज हो पाएगी। तो बोला गया इट एंश्योर द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स बाय रेगुलेटिंग दी एग्रीकल्चर स्टफ। तो सिर्फ और सिर्फ ट्रेडर के बारे में ही नहीं सोचा गया, बोला गया कंज्यूमर के इंटरेस्ट को भी ध्यान में रखा गया है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्राइस ना राइज हो जाए, तो 50% और 100% की एक लिमिट भी रखी हुई है, तो कहीं ना कहीं कंज्यूमर्स के हित को भी ध्यान में रखा गया है। एंड बोला गया है कि इट विल अट्रैक्ट द प्राइवेट सेक्टर एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन द एग्रीकल्चर सेक्टर ऑल्सो। और बोला गया कि इन्वेस्टमेंट इन कोल्ड स्टोरेज एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ फूड सप्लाई चेन, तो कोल्ड स्टोरेज के अंदर भी जो है ये इस तरीके से चीज़ें बढ़ेंगी। एंड अकॉर्डिंगली जब सारे लोग इसमें आ जाएंगे तो कंपटीशन भी इंक्रीज होगा, और जो वेस्टेज हो जाती थी बहुत ज़्यादा, वो वेस्टेज भी अब एग्रीकल्चर के अंदर नहीं हो पाएगी, क्योंकि सारे लोग उसके अंदर आएंगे तो परचेस करेंगे, तो वेस्ट भी एग्रीकल्चर का प्रोड्यूस का कम हो पाएगा। तो दीज आर द 3 एक्ट्स और इनके ये बेनिफिट्स थे। सो आई होप कि जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था आपको समझ में आया होगा। सो द ब्रीफली मैं अगर 1-2 मिनट में कंक्लूड करने की कोशिश करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि ये जो एक फार्मर्स एक्ट है, ये एक्ट कहीं ना कहीं लिबर्टी लेकर के आया है, ये रिलैक्सेशन दे रहा है ये फार्मर्स को, और कहीं ना कहीं ट्रेडर को स्पेशली ये रिलैक्सेशन दे रहा है। ट्रेडर को रिलैक्सेशन दे रहा है कि तुम्हें लाइसेंस लेने की अब ज़रूरत नहीं है, बिना लाइसेंस के भी तुम काम कर सकते हो, सिर्फ पैन कार्ड अगर तुम्हारे पास है तो पैन कार्ड के बेसिस पे तुम काम कर सकते हो। ये कानून जो है नेशनल लेवल की एक मार्केट को जो है बनाने की एक प्रयास है। ये एक किसान को ज़्यादा बेचने की जगह के अवसर देता है, सिर्फ मंडी पे निर्भर ना रहे, वो कहीं दूसरी जगहों पर भी बेच सके, ऐसा जो है कानून बनाया गया है। वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करके अपने रिस्क को जो है मिनिमाइज कर सकता है, और सरकार डीरेगुलेट करके ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को भी बढ़ाने की कोशिश कर रही है, ताकि प्राइवेट सेक्टर का मोटिवेशन इंक्रीज हो, वो भी कहीं ना कहीं इसके अंदर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करें, और इंफ्रास्ट्रक्चर भी इस तरीके से इंक्रीज हो पाए, और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी अट्रैक्ट हो पाए एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। ओवरऑल ये सेक्टर बेनिफिशियल रहे, फार्मर्स के लिए भी बेनिफिशियल रहे, ट्रेडर्स के लिए भी बेनिफिशियल रहे, और इनको ध्यान में, इनके साथ साथ कंज्यूमर को भी ध्यान में रखा गया है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्राइस राइज अगर इस सिस्टम में हो गया तो गवर्नमेंट विल इंटरवीन ऑल्सो। सो दिस इज ऑल अबाउट दीज 3 डिस्कशंस। एंड अब आपको अगर इसके अलावा लगता है कि कुछ ना कुछ पॉलिटिकल की कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर इसके मेरिट्स, इसके डीमेरिट्स, सो वो सारी बातें के लिए हमने एक अलग सेशंस रखे हुए हैं। आई होप कि आप जो है उन सेशंस में आकर के डिस्कस कर पाएंगे। एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के इस सेशन से आपको समझ में आया होगा, और अगर किसी भी तरीके का कोई कंसर्न हो, डाउट हो, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच। आप कमेंट के ज़रिए भी जो है पूछ सकते हो, और इसके बाद भी अगर कोई कंसर्न हो, डाउट हो, तो आप हमारे को इस नंबर पे कांटेक्ट करके भी जो है हमसे पूछ सकते हैं। तो सी यू टुमारो एट द सेम टाइम 9:15 PM sharp, and we will be discussing the second lecture of our series. Thank you once again to all of you.